नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त इंडिया और नरेंद्र मोदी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने अपनी हुकूमत से उम्मीद छोड़ दी है। खुद पाकिस्तान की सरकार ने अपनी उम्मीद छोड़ दी है, क्योंकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक राज्य में चुनाव कराने को कहा तो पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि चुनाव नहीं करा सकते क्योंकि खजाना खाली है। अब तक सबसे पावरफुल रही पाकिस्तान की फौज खामोश है। वहीं पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रोज टीवी पर आकर अपनी सरकार को कोस रहे हैं। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अब भगवान ही मालिक है। $23 करोड़ की आबादी, $130 अरब का कर्ज और खजाने में बस $4 अरब की फॉरेन करेंसी। ये हाल है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का, इसीलिए दर्द छलक रहा है अवाम का। मार्केट में तो सस्ता हो गया, लेकिन ये लोग नहीं करने के हक में है। अभी वैसे का वैसे ही चल रहा है। गरीबों पे बोझ डाला हुआ इन्होंने पेट्रोल का। पेट्रोल महंगा होया। पेट्रोल तो होना चाहिए 140 रुपए, जिथे तक मैं कहना 140 रुपए मैक्सिमम एवरेज होनी चाहिए पेट्रोल दी। चलता है वो खरीदने आए, खरीदने नहीं आ रहे हैं, वो मांगने आ रहे हैं। ऑयल का पैकेट जो था पिछली बार 350 में मिल जाता था, इस बार 750 में मिलता है। गरीब बंदे के लिए, मिडिल तबके के लिए तो बिल्कुल मुसीबत हो गई। हर चीज़ पे कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे फ्रूट ले लें, चाहे सब्जी ले लें, चाहे मीट ले लें, हर चीज़ पे। पिछले 3 महीने में इतनी महंगाई हो गई है, जब कोई चीज लेने जाओ तो उस पे ऑलमोस्ट 50, 20 या 30 रुपए बढ़े हुए ही मिलते हैं। हम तो मिडिल क्लास के देखें 50-50 रुपए की चीजें लेके आ रहे हैं। अल्लाह इनको समझे। लोग सिर्फ रेट पूछ रहे हैं, लेकिन कोई फल फ्रूट ले नहीं पा रहा। कहाँ जाएंगे 30-40 हजार रुपए वाले सैलरी वाले लोग बेचारे। एक चीज छोड़ती हूँ, एक चीज लेती हूँ, यही इसी तरह गुजारा हो रहा है। अपर मिडिल क्लास के लिए भी मुश्किल हो गया। गरीब लोग तो क्या करें बेचारे। गरीब आदमी तो मसा अपना शाम की रोटी पूरी कर सकता है, फल फूल ते लागे भी नहीं जा सकता गरीब। मुसीबत के मारे पाकिस्तान के अवाम के बीच नरेंद्र मोदी ट्रेंड करने लगे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक मोदी के अचीवमेंट्स पर फिदा है। अब देखें, वो बंदा उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, उस बंदे की जो जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। उस बंदे ने अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। वो बंदा किसी के दबाव में नहीं आता। वो बंदा ईरान से ट्रेड करता है, तो उसने अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। अब देखें, वो लद्दाख में गया हुआ था तो उसने एक वर्दी पहनी हुई थी खुद। तो वो बंदा बहुत मोटिवेटेड है। वो बहुत उसकी डेडिकेशंस हैं कि कंट्री के लिए बहुत कुछ करना है। डेवलपमेंट तो हो रही है, नो डाउट इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है। इवन दैट वो स्टडी के हिसाब से लगाया जाए या किसी और लिहाज से लगाया जाए तो इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है एज कम्पेरेटिव पाकिस्तान एंड अमेरिका एंड ऑल दैट। ऑफ कोर्स डिजर्व करते थे, क्योंकि अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान को भी ऐसे ममालिक को सपोर्ट करना चाहिए जो मेहनत करके आगे जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ों की लाइक आप कह सकते हैं लैक आ गया है, चीज़ों में कॉन्फिडेंस में लैक है। हमारी सोसाइटीज़ में सिर्फ एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म ही जा रही है, इवन उनमें ये लगन नहीं है कि हमने आगे जाना है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और रही इंडिया की बात, अगर इंडिया को मिला तो अच्छी बात है। वो मेहनत भी तो कर रहे हैं ना, वो बहुत आगे जा रहे हैं। वो अपनी आवाम को खुद अपनी आवाम को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि जो भारत है वो एक बड़ी कंट्री है। तो अमेरिका जो है वो आपको पता है कि उसका बिज़नेस जो है वो बड़े कंट्री के साथ होता है। तो इसलिए जो इंडिया है उसकी लॉबी भी जो है काफ़ी बेहतर तरीके से वो काम करते हैं। तो इसलिए जो है ना वो उनको दिया गया है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी से लेकर मौलाना फजलुर रहमान तक सारे लीडर्स का ग्राफ अवाम के बीच गिरता जा रहा है, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो मुसीबत के मारे पाकिस्तानियों को निजात दिला सके, उन्हें सुकून से 2 वक्त की रोटी मुहैया करा सके। छोटी छोटी बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी होती है। एक तोला जो मेरे जमाने में जो 50,000 रुपए तोला मिलता था, आज 2,07,000 रुपया पे पहुंच चुका है। अब गरीब अपनी बच्ची के किस तरह से हाथ पीले करेगा? कैसे
उसका ब्याह करेगा, कैसे उसकी शादी करेगा? ये बहुत तकलीफ देह बातें हैं जो खाते पीते लोगों को समझ नहीं आती, हुक्मरान तबके की समझ में नहीं आती ये बातें। तो भाई मैं समझता हूं कि ये हमने तो पता नहीं इस मुल्क को क्या कहां से कहां इसको ले गए हैं, क्या बनाना शुरू कर दिया है। ना तो सहरी में गैस आती है, ना अफ्तारी में। ना सहरी सुबह सही तरह कर सकते हैं बच्चे, ना अफ्तारी के टाइम अफ्तारी बन सकती है। उसके बाद ना खाना खाने के टाइम पे गैस आती है, तो सिलेंडर पे सारा काम करना पड़ता है। बिल तो इतने ज़्यादा भेज देते हैं, लेकिन ये है कि ना सहरी और ना अफ्तारी दोनों टाइम में हमें गैस नहीं मिल रही। कि मैंने रोज़ा खोला है तो रोज़े में कुछ भी नहीं, गैस ही नहीं आ रही, तो क्या करूं फिर? मैं अकेली खातून हूँ, किसी से मंगा भी नहीं सकती। यहाँ बच्चे को बोला कि यार दे दो, रोज़ा खोला हुआ है। तो मेरी तरह कितने लोग होंगे जिनके घरों में गैस नहीं है, वो कितने मुश्किल। पब्लिक दाने दाने को मोहताज और पाकिस्तान के सियासतदान इंतखाब को लेकर परेशान। एक तरफ शहबाज और दूसरी तरफ इमरान। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गवर्नमेंट कह रही हम मानते नहीं, और वो हर किस्म की उनके लोग, उनके सरबराह इनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कभी भी एक तरफ हमें हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं जी हम अदारों के खिलाफ हैं, हमारे लोगों को सजाएं दी गई हैं, जेलों में डाला गया कि जी कोई छोटी सी ट्वीट हो जाए जो इदारे के खिलाफ है। लेकिन यहां खुल के मीडिया के ऊपर, गवर्नमेंट की टेलीविजन के ऊपर खुल के जजेस के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज पे अटैक किया जा रहा है और उनको इजाजत दी जा रही है। यानी ये क्या है कि एक इदारे के लिए आप एक ट्वीट के ऊपर लोगों को जेल में डाल दें, दूसरों पे वो खुल के मीडिया पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन उनको इजाजत दी हुई है। इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी छोड़े 1 साल हो गया। वो किसी भी सूरत में दोबारा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए इमरान ने अपने मुल्क को सियासी दोजख की आग में धकेल दिया है। इमरान खान हर दिन टीवी पर आते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को चोर डाकुओं की सल्तनत बताते हैं और कहते हैं चुनाव न हुए तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमारे दौर पे कहते हैं कि जी मीडिया के ऊपर पाबंदी थी, जितनी आजादी हमारे दौर में मीडिया के ऊपर थी, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। खुल मीडिया ने जिस तरह हमें अटैक किया, मेरे पे, सब पे, मेरे घर वालों पे, कभी ऐसा मीडिया का अटैक नहीं था। हनीमून पीरियड भी नहीं मिला, पहले दिन से अटैक शुरू कर दिया। और जैसे हमारी गवर्नमेंट गई, मीडिया को टोटल कंट्रोल किया गया। खुद टेलीफोन जाया करता था नामालूम साहब से कि जनाब इमरान खान को नहीं दिखाना। उनको ओनर्स को टेलीफोन करके कहा जाता था कि इसको नहीं तुमने दिखाना। जो 2-3 चैनल्स थी वो जो दिखा रही थी, उनके ऊपर आप प्रेशर डाल के उनको भी बंद करवा दिया कि आपने भी नहीं दिखाना, कि जी देखें यहां पाबंदियां लग रही हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि आज और कंपेयर करें, मैं कहता हूं पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख में कभी ऐसी पाबंदियां नहीं लगी। इमरान के बरक्स खड़े हैं मियां नवाज शरीफ, उनके भाई और पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जो किसी भी कीमत पर मुल्क में अभी चुनाव नहीं कराना चाहते। लिहाजा नवाज शरीफ लंदन से इमरान खान पर हमले कर रहे हैं, तो उनकी बेटी मरियम ने पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। जो कर सकते हो करना चाहिए, आपको खड़े हो जाएं। आप अपना जो है ना वो ऐसे लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुंचाना चाहते हैं, कहां लेके जाएंगे मुझे समझ नहीं आती। इस फैसला, अगर ये फैसला खुदा न खास्ता आया, डॉलर आपका 500 रुपए हो जाएगा। आज वो असेंबली में खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूं बड़े अदब से कि वो जेलों में इसलिए थे, वो जेलों में इसलिए थे क्योंकि आपका निजाम अदल उस वक्त जनरल फैज की मुट्ठी में था। वो जेलों में इसलिए थे कि जनरल फैज धमकाता था, डराता था जजेस को, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले लेता था। और आज आप देखें, इमरान हर किसी का नाम लेगा,
जनरल बाजवा का नाम भी लेगा, हर किसी का नाम लेगा, लेकिन उसके मुंह से कभी जनरल फैज का नाम नहीं आएगा। इलेक्शन और सिलेक्शन की सियासत से आजिज आए पाकिस्तान के कमेंटेटर अब खुलकर बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि सियासतदानों ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर डाला है, इसे रसातल में पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के एक कमेंटेटर ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान को अपना नाम बदल लेना चाहिए और पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। आपने लड़ना है क्योंकि आपके डीएनए नहीं है लड़ने वाला। सबसे पहले तो मैं आपको ये डिफ्यूज करना चाहूंगा कि आप शरारत कर सकते हैं, लड़ेंगे नहीं आप इससे। शरारत कर सकते हैं, बिल्कुल आप शरारत करेंगे, वो भी डॉलर के लिए, पैसे के लिए करेंगे, आप उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकेंगे। अकॉर्डिंग टू योर हिस्टोरिकली प्रूवन योर डीएनए, यू आर नॉट अ फाइटर टू बिगिन विद। कि जब पाकिस्तान बना था पहले दिन से ही आपने बंगालियों को वहां से उनसे जान छुड़ाने की कोशिश की, मेरे पंजाबी जो हम वतन थे शुरू से ही। और वो बंगाली कौन थे? वो पाकिस्तान का 60% थे। पाकिस्तान बनने की मूवमेंट बंगाल से शुरू हुई। आपको ये वर्ड पाकिस्तान उनको दे देना चाहिए था, यू डोंट डिजर्व दिस वर्ड, 40%। और जिस तरीके से बिलखुसूस आपने उनको, वो कहते हैं ना, तजमील के साथ आपने रुसवा किया। मैं आज भी अगर मैं आवेश के मैं माफी मांगू हर बांग्लादेशी से, द वे वी बिहेव्ड विद देम। पाकिस्तान में किसी को शहबाज से शिकायत है तो किसी को उनके बड़े भाई नवाज से। किसी को लगता है कि पाकिस्तान को बचा पाना अब किसी के बस में नहीं रहा, तो कोई अब उम्मीद से नरेंद्र मोदी की ओर देख रहा है। हमसे कौन से ऐसे गुनाह हुए या हमारे बुजुर्गों से ऐसे कौन से गुनाह हुए? कैसा कैसा बंदा चिमटा हुआ है, चिपका हुआ है इस मुल्क के साथ, और किन हालात में ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं। अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं। अदालतों पे हमले भी करके दे गेट अवे विद इट। ये छांगे मांगे भी, ये मैरियट होटल्स भी, माजी गलीज, हाल काबिल नफरत और मुस्तकबिल मखदूश। कोई तबसरा नहीं, सिर्फ रहम की अपील। अल्लाह पाक हमसे जितने गुनाह हुए, हमारे बुजुर्गों से जितने गुनाह हुए, हम पे रहम फरमा, हमें माफ कर दे, हमारी जान छुड़ा दे, इन ज़हनियतों से हमारी जान छुड़ा दे। बस यही तबसरा। ये सरेआम कैमरास लगवा के अदाकारी करते हैं, किसी के सर पे हाथ रख रहे हैं, कहीं आवाम में घुल मिल रहे हैं, भीख देते हुए भंगड़े डालते और तस्वीरें बनवाने वाले लोग हैं। तो अदालत ने ठीक कहा है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में इंडिया फैक्टर कोई नई बात नहीं। 1947 में अपने कयाम के बाद से ही पाकिस्तान अपने एग्जिस्टेंस के लिए भारत के भरोसे रहा है। पाकिस्तान के लीडर हों या अवाम, सबको इंडिया से ऑब्सेशन है। वहीं पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों का एक बड़ा तबका मानता है कि उनके मुल्क को इंडिया से सीखना चाहिए। आर्टिफिशियल आइडिया पे, टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे बनाया गया, और 1/3 मुसलमान आपने वहां इंडिया में छोड़ दिए, और अब 1/3 आपसे निकल के बांग्लादेश बन गए हैं। आप 1/3 हैं, और उस 1/3 में आपके झगड़े हैं, क्योंकि पंजाबियों का सिंधियों से नहीं बनती। सिंधी और बलोच कहते हैं हमारे साथ जुल्म हुआ है, पख्तून अपना एक रिश्ता निकालते हैं। तो ये स्टेट कभी भी इस धरती की बुनियाद पे नहीं बनी, बल्कि एक मजहबी जनून को दे के, वो क्या कहते हैं, शह दे के इन्होंने मुल्क बना लिया, और अब उसमें ये फंस गए हैं कि ये सारी जो कार्रवाई हमने ये किया, हमने ये अचीव किया, यूं हुआ, वो सिर्फ फाइलों में है। अब 75 साल बाद जाके अगर आप देखें तो एक बेबसी का वो माहौल है, क्योंकि लोग उम्मीद लगाए बैठे रहे 75 साल के, हमारी जो है ना किस्मत बदलेगी, एक नया मुल्क बनेगा, शायद हमें तरक्की करने का मौका मिले। तो वही जो एक करप्ट और जो रूलिंग क्लास जिसे कहते हैं, पावर एलीट कहते हैं, उसकी तो मौजे मौजे हैं। सर आप पाकिस्तान में जाके देखें, 5 स्टार होटल इस्लामाबाद के और इधर उधर, वहां पे तो लगता है कि ये बड़ा कोई तरक्की याफ्ता मुल्क है। जिस तरह भारत ने तरक्की की है, जिस तरह दुनिया में इंडिया का डंका बज रहा है, अगर पाकिस्तान उसके पासंग भर भी इज्जत चाहता है
तो उसे इंडिया से सीखना होगा। जहां तक इंडिया का ताल्लुक है तो तासुब की ऐनक अगर हम उतार लें तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया हमें मईशत में बहुत ज्यादा आगे है, बिजनेस में हमें बहुत ज्यादा आगे है। आप उनकी मेडिसिन की कंपनीज देख लें, आप उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, आप आईटी में उनकी जो प्रोग्रेस है आप वो देख लें। ये देखना पड़ेगा कि जो मोदी है वो अपनी आवाम के लिए सोचता है, ठीक है, और उनकी जमहूरियत जो है वो मुस्तहकम है। और जितने भी अगर पब्लिक के लिए सोचता है तो ही 2014 से अभी तक चलते आ रहे हैं और आगे भी उम्मीद यही नजर आ रही है कि शायद उन्हीं ही की पार्टी जीतेगी। देखिए मोदी वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी वजह ये है, आप उसकी ये सियासत कह लें या उसका शऊर कह लें या अवाम दोस्ती कह लें, वो लीडरशिप क्वालिटी कह लें, जी 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 बिल्कुल, वो अवाम के लिए काम करता है और वो अवाम का सोचता है। जबकि आप अगर हमारे लीडर्स का देखें तो जमहूरियत हमारे यहाँ मुस्तहकम ही नहीं है। आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम नहीं पूरा कर पाया। जी बिल्कुल, ऐसे ये टाइम पूरा नहीं कर पाया और मुस्तकबिल में भी कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। ये जो आपने बातें की है मैं काफी हद तक एग्री करता हूँ कि भाई वहाँ की टेक्नोलॉजी, आईटी, एजुकेशन ये चीजें बेहतर है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि उनके रिलेशन दुनिया के साथ बहुत बेहतर हैं, हमारे क्यों नहीं? उनके कैसे बेहतर हैं? मतलब रशिया के साथ भी, यूएस के साथ भी, सऊदीया के साथ भी, दुबई के साथ भी इंडिया वालों के रिलेशन बेहतर हैं। देखिए जी, मेहनत करने वाले लोग वहां भी मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, लेकिन ये है कि उनकी जो सरकार है वो उनको सपोर्ट करती है हर मामले में, ठीक है। और बल्कि उन्होंने तो ये पॉलिसी रख ली है कि वो अपने टैलेंटेड लोगों को बाहर से अपने कंट्री में बुला के अपनी सनतों को, अपने कारोबार, अपने इंटरेस्ट जो उनके हैं, का भी बंदा उसे वहां पे एडजस्ट, जी बिल्कुल, वो उनको जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं। वहीं जब बात अपने मुल्क की आती है तो पाकिस्तान के अवाम की जबान बदल जाती है। इस वक्त रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, मगर पाकिस्तान में कहीं गैस की सप्लाई ठप है तो किसी के लिए रोजा खोलने का सामान जुटा पाना दुश्वार, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 37% है, जो पाकिस्तान के 76 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा है। खाने पीने का सामान हो या पेट्रोल, सब कुछ इतना महंगा है कि खरीदार सिर्फ झलक देखने बाजार जाते हैं, बड़ी मुश्किल से गाड़ी में तेल डलवा पाते हैं। महंगाई जिसके ऊपर सारा शोर मचा हुआ था हमारे दौर में, याद रखें कि हमारे दौर में जो महंगाई की असल वजह थी वो तेल थी। तेल हमारे दौर में 110 से 115 डॉलर बैरल पे क्या था, ये नीचे आके 65 डॉलर से आप कोई 80 डॉलर के बीच में है। तो उस दौर के अंदर हमारी महंगाई थी, जो इन्फ्लेशन थी वो 12% थी। इनके दौर में वो पहुंच गई तकरीबन 35%। और जो खाने पीने की चीजें हैं वो एक साल में 50% बढ़ी हैं। आप जो चीज आम आदमी को सबसे अफेक्ट करती है वो है आटा। आटे का 20 किलो का बैग अगर आज आप देखें, और हमारे मुकाबले में हमारा था 1140 रुपए का, आज वो बैग पहुंच गया है 2800 रुपए का। तो जो आम आदमी है, जो अब आटे की लाइनें देख रही हैं और लोग देख रहे हैं बेचारे आटा लेते हुए, जो 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जो बुनियादी चीज है, पहले बेरोजगारी भी बढ़ गई, वैसे खाने पीने की चीजें 50% बढ़ गई, और उसके ऊपर आटा जो बुनियादी चीज है उसकी कीमत दुगनी से ज्यादा हो गई। पिछले एक साल में पाकिस्तान पर आफतों का जो एटम बम फूटा है उसको कुछ आंकड़ों से समझिए। डॉलर जो 182 पाकिस्तानी रुपए का था वो 290 पाकिस्तानी रुपए का हो गया है। जीडीपी ग्रोथ रेट 6% से घटकर 0.4% रह गई है। महंगाई 13% से बढ़कर 37% हो चुकी है। फॉरेन करेंसी का रिजर्व 16 बिलियन डॉलर से घटकर केवल 4 अरब डॉलर का रह गया है। रेटिंग B3 से घटकर CAA3 हो गई है। अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ गया है और महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। पहले बेगम, फिर सिस्टर और अब अतीक की भांजी। जैसे जैसे उमेश पाल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे अतीक कुनबे के नए नए किरदार की इन्वॉल्वमेंट का भी पता चल रहा है। इस वक्त पुलिस के राडार पर माफिया डॉन की लेडी ब्रिगेड सबसे ज्यादा है, क्योंकि अतीक जेल में है, भाई अशरफ भी जेल में है, दोनों बेटे जेल में हैं, एक फरार है। इसलिए मर्डर की जो भी राजदार है वो अतीक के घर की फीमेल मेंबर है।
पुलिस को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि आयशा नूरी और उसकी बेटियों ने ही बेटे असद बमबाज गुड्डू मुस्लिम को मदद कर सेफ पैसेज मुहैया कराया। इसीलिए पुलिस ने अतीक की भांजियों पर वांटेड आरोपियों ने बनाया है। पुलिस इन्हें तलाश रही है, लेकिन यह भी फरार है। उमेश पाल मर्डर में अतीक की भांजियों का क्या रोल है? डॉन की भांजियों पर पुलिस को शक कैसे हुआ? इस रिपोर्ट में देखिए। बाबा पूरा इलाज करेंगे, ये सुनकर डॉन बदहवास हो गया है। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो उसका इलाज भी सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। बाबा का फरमान आया है, सुनकर अतीक खानदान कांप गया है। कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। बाबा ने कसम खा ली है, माफियाओं की नींद उड़ा डाली है। जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। पिछले 24 घंटे में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रिमिनल्स, माफियाओं और अपराधियों को लेकर जो मैसेज दे रहे हैं, उससे तो इशारा साफ है, बकरे की मां ज्यादा दिन तक खैर नहीं मना पाएगी। पुलिस को ये अभी छका भले रहे हैं, छिपे भले ही कहीं हैं। सच है कि बहुत देर भी हो रही है, लेकिन ये भी सच है कि न डॉन बचेगा, न डॉन की बेगम बचेगी, न डॉन का ब्रदर बचेगा, न डॉन की सिस्टर बचेगी, न डॉन का बेटा बचेगा, न डॉन की भांजियां बचेंगी, न डॉन का बमबाज बचेगा, न डॉन के शूटर्स बचेंगे। सबका हिसाब होगा और फुल एंड फाइनल हिसाब होगा। जब योगी ये बातें कहते हैं तो अतीक के खानदान के चेहरे पर वो खौफ, वो दहशत साफ साफ नजर आता है। घर की औरतों को फंसाया जा रहा है। घर की औरतों को फंसाया जा रहा है। मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि 2 हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे। एनकाउंटर का डर था, इसलिए उन्होंने ये कहा। भाई साहब ने आशंका व्यक्त की है तो हम भी भयभीत हैं जी, परिवार भी भयभीत है। डॉन की पूरी फैमिली की तलाश हो रही है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा तलाश इन 4 किरदारों की है। डॉन की बेगम शाइस्ता परवीन, डॉन की सिस्टर आयशा नूरी, डॉन की भांजियां जिनमें एक बालिग है और दूसरी नाबालिग। बालिग भांजी का नाम उंजिला है, जबकि दूसरी नाबालिग है, इसलिए उसका नाम हम नहीं बता सकते। लेकिन पुलिस के पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि इसमें आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटियों ने असद और शूटर्स को भागने और छिपाने में पूरी मदद की। अतीक की बहन और अतीक की भांजी ने खुलकर क्यों असद और शूटर्स की मदद की, उसकी वजह भी सामने आई है, वो भी बताएंगे। लेकिन पुलिस का शक आयशा नूरी और उसकी बेटियों पर कैसे गया, उसकी सबसे पहली वजह है मेरठ में आयशा के घर से मिला पुलिस को सीसीटीवी फुटेज। गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल के मर्डर के बाद सीधे मेरठ में आयशा नूरी के घर पहुंचा था। वहां से मिले सीसीटीवी में साफ साफ नजर आ रहा है कि बमबाज के घर आने के बाद पूरा परिवार उसकी खातिरदारी में लग गया। आयशा नूरी का शौहर अखलाक बमबाज गुड्डू मुस्लिम से गले मिला। उमेश पाल के मर्डर के करीब 10 दिन बाद आया था गुड्डू मुस्लिम। 17 घंटे तक आयशा नूरी के घर पर गुड्डू मुस्लिम रुका था। खबर है कि यहाँ गुड्डू मुस्लिम को पैसे दिए गए, छिपने की प्लानिंग समझाई गई, किस रूट से भागना है सब बताया गया, और इन सब में आयशा नूरी अखलाक के साथ साथ उसकी दोनों बेटियों ने मदद की। यूपी पुलिस को अतीक अहमद की बहन आयशा और उसकी बेटी पर
तब शक हुआ जब मेरठ का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया। इस सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गुड्डू मुस्लिम, जिसने उमेश पाल के ऊपर बम से हमला किया और वो अतीक अहमद और असद का सबसे खास गुर्गा है, वो इस हत्याकांड के बाद मेरठ में आयशा के घर पहुंचता है। घर पहुंचकर आयशा के पति अखलाक से गले मिलता है और साथ ही यह भी पता चला कि आयशा 50,000 रुपए गुड्डू मुस्लिम को देती है और जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम मेरठ के अंदर खरीदारी भी करता है। जांच में यह खुलासा हुआ है कि आयशा और उसकी बेटी ने गुड्डू मुस्लिम को न केवल अपने घर में पनाह दी थी, बल्कि उसके फरार होने में भी उसकी मदद की थी। इसी वजह से पुलिस ने आयशा के पति को गिरफ्तार किया है और अब इन दोनों ही महिलाओं की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आयशा नूरी और उसकी बेटियों पर पुलिस को शक क्यों है? उसकी वजह एक और है और उसकी वजह है ये चेहरा जिसकी पुलिस को सबसे ज्यादा तलाश है। अतीक का शूटर बेटा असद, जिसने उमेश पाल को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी थी, पहले सड़क पर फिर उमेश पाल को गली में जाकर। पुलिस को पता चला है कि आयशा नूरी की बेटी उंजिला से अतीक के आरोपी बेटे असद का निकाह तय हो गया था। पिछले साल उंजिला और असद दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। जल्द ही असद और उंजिला की शादी की तैयारी थी, लेकिन असद के गुनाह ने सब पर पानी फेर दिया और इसीलिए आयशा अपने होने वाले दामाद और उसकी बेटी अपने होने वाले शौहर को बचाने में लगी। माफिया डॉन अतीक अहमद की बहन आयशा आखिरी बार तब दिखी थी जब प्रयागराज पुलिस उसे साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच रही थी। तब आयशा साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज तक अपनी बेटी के साथ अतीक अहमद और पुलिस के काफिले को फॉलो कर रही थी और उत्तर प्रदेश के झांसी में हमने आयशा से बात की थी और आयशा ने हमें यह कहा था कि उसे डर है कि उसके भाई का पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि सिर्फ बमबाज गुड्डू मुस्लिम को ही नहीं, असद को भी भगाने और छिपाने में आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ है। पुलिस को इस बात का यकीन है कि तीनों के शिकंजे में आने के बाद गुड्डू मुस्लिम और असद दोनों का एड्रेस मिल जाएगा। इसीलिए पुलिस ने आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटियों को वांटेड घोषित कर दिया है। खबर यह भी है कि दोनों बेटियों पर जल्द ही पुलिस बड़ा इनाम घोषित कर सकती है। अतीक के गुनाहों का घड़ा भर चुका है और जल्द ही ये फूटेगा भी। इसीलिए पुलिस अब अतीक के एक एक कनेक्शन को कैप्चर करने की फिराक में है। बेगम, सिस्टर और भांजी पर शिकंजा उसी की कड़ी है। उमेश पाल हत्याकांड की प्लानिंग को लेकर एक और खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला है कि मर्डर की पूरी प्लानिंग बड़े ही फूल प्रूफ तरीके से बनाई गई थी, जिसकी पूरी जानकारी अब सामने आई। उमेश पाल मर्डर की पूरी प्लानिंग बरेली जेल में 11 फरवरी को रची गई थी। बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ ने शूटर्स के साथ मीटिंग की थी। इस गैर कानूनी मुलाकात में बमबाज गुड्डू मुस्लिम, असद, गुलाम और विजय उर्फ उस्मान चौधरी शामिल थे। बरेली के आसपास के अतीक गैंग के कुछ लोग भी इस प्लानिंग में शामिल किए गए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो उमेश पाल हत्याकांड की पूरी प्लानिंग जो है वो न केवल प्रयागराज में इसी अतीक अहमद के टूटे हुए दफ्तर में की गई थी, जिसमें शाइस्ता परवीन और असद शामिल थे। इसके साथ ही पुख्ता तौर पर यह जानकारी मिली है कि 11 फरवरी को बरेली जेल, जहां पर अतीक अहमद का भाई अशरफ मौजूद है, इस जेल के अंदर उमेश पाल की कैसे हत्या करनी है, इसका एक प्लान बनाया गया था। इस पूरी की पूरी मीटिंग के अंदर अशरफ के साथ अतीक अहमद का बेटा असद और बम से हमला करने वाला अतीक अहमद और असद का सबसे खास गुर्गा गुड्डू मुस्लिम समेत 8 लोग शामिल थे। बरेली जेल में यह मीटिंग की गई थी क्योंकि बरेली जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट मिला करता था अशरफ को। वहां पर बाकायदा प्लान किया गया था कि किस तरीके से उमेश पाल की रेकी करनी है और फिर उसकी हत्या करके फरार हो जाना है। इसी बीच प्रयागराज में एक और सनसनीखेज खुलासा अतीक के दफ्तर से हुआ है। उसी दफ्तर से जहां जांच के दौरान पुलिस को कई हैरान करने वाली चीजें मिली थी, जिसमें 75 लाख कैश और 10 हथियार बरामद हुए थे। अतीक के उसी फ्लैट से पुलिस को मर्डर प्लानिंग का एक नोट मिला है। पेपर पर मिले इस नोट में मर्डर के बाद कैसे भागना है उसका पूरा रूट लिखा मिला है। मर्डर के बाद जब ये पूरा प्लान तैयार किया जा रहा था, उस वक्त शाइस्ता ने मीटिंग की थी, जिसमें अतीक का बेटा असद भी मौजूद था और बमबाज गुड्डू मुस्लिम और दूसरे शूटर भी थे।
इसी दफ्तर के अंदर जो शाइस्ता परवीन है, गुड्डू मुस्लिम है और साथ ही असद है, इन्होंने ना केवल सिर्फ उमेश पाल की हत्या कैसे करनी है उसकी इन लोगों ने प्लानिंग की थी। और ये अलमारी मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। ये ग्राउंड फ्लोर पर, हमें फर्स्ट फ्लोर की आपने रिपोर्ट दिखाई है, ग्राउंड फ्लोर पर अतीक अहमद से जुड़े तमाम दस्तावेज इस अलमारी के अंदर मौजूद हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि एक हफ्ते पहले यह बाकायदा प्लानिंग की गई थी कि जब हत्या कर दी जाएगी उसके बाद फरार कहां होना है, कौन कौन लोग इनकी मदद करेंगे। अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं, बाद में आप छिपने की प्लानिंग करेंगे तो आपको फोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ इस दफ्तर में। एक बार पीछे की तरफ मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। पूरा दफ्तर ये टूटा हुआ है, बाहर से आपको लगेगा कि ये इस दफ्तर के अंदर कोई नहीं आ सकता, लेकिन जो पीछे का ये दरवाजा है, इस दरवाजे के अंदर ये 2 दफ्तर थे जहां पर देर रात गुर्गे अब भी आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहां से कुछ अहम सबूत जो है हटाए जा सके। हालांकि अब पुलिस की पैनी नजर यहां पर बनी हुई है। इस दफ्तर के अंदर बाकायदा यह प्लान हो गया था कि किस किस रूट का इस्तेमाल करते हुए आपको बाहर भागना है। बाकायदा एक रूट मैप तैयार किया गया था जिसमें गुड्डू मुस्लिम की अहम भूमिका थी। गुड्डू मुस्लिम ने पूरा रूट प्लान किया था कि नेपाल की तरफ जाने का कौन सा रास्ता है, रास्ते में कौन कौन मदद करेगा। खबर यह है कि इस दफ्तर में कई और सबूत मौजूद हैं जो अतीक खानदान की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अतीक के कई गुर्गे पुलिस की आंखों में धूल झोंककर छत के रास्ते कागजात तलाशने आए थे। 3 दिन पहले देर रात अतीक के कुछ गुर्गों ने दफ्तर से कुछ कागजात ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई। सूत्र ये बता रहे हैं कि बगल की छतों से कूदकर जो है कुछ गुर्गे यहां पर पहुंचे थे। ये देखिए, ये छत है अतीक अहमद की कार्यालय की, ये टॉप फ्लोर है, इसके ऊपर भी एक छत है और ये पता लग रहा है कि पीछे की तरफ से, यानी कि एक और फ्लोर जो यहां से रास्ता ऊपर जाता है, पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दफ्तर में छत के जरिए घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हम टॉप फ्लोर पर आपको लेकर पहुंचे हैं अतीक अहमद के इस कार्यालय में, और ये पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ ऐसे गुर्गे हैं जो दूसरी छतों से अतीक अहमद के इस कार्यालय के अंदर दाखिल हुए थे। ये देखिए, ये यहां का टॉप फ्लोर है और टॉप फ्लोर के बगल की अगर हम बात करें तो बगल की छतों से ऐसी जानकारी मिली है कि देर रात 2 दिन पहले अतीक अहमद असद के कुछ लोग यहां पर पहुंचे थे और उनकी मंशा यह थी कि इस दफ्तर के अंदर कुछ ऐसे कागजात जो हैं वो यहां पर हैं जिसमें असद और साथ ही शाइस्ता परवीन के फरारी के सबूत हैं। इन लोगों ने यहां फर्स्ट फ्लोर पर उमेश पाल हत्याकांड से पहले, 1 हफ्ते पहले बाकायदा प्लान एक बनाया था, एग्जीक्यूट किया था कि किस तरीके से उमेश पाल की हत्या करनी है, उसमें आईफोन का इस्तेमाल करना है और उसके बाद कैसे फरार होना है, कैसे पुलिस को गच्चा देना है और बिना मोबाइल फोन इस्तेमाल करे किन किन रूट का इस्तेमाल करते हुए कौन कौन लोग इनकी मदद करेंगे। ये पूरा रूट प्लान जो है पूरा बाकायदा इन्होंने मैप बनाया था और ऐसे कागजातों को यहां से मिटाने के लिए कुछ गुर्गे यहां पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने यहां पर रेड्स की और कुछ कागजातों को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। जरा सोचिए, अतीक जेल में है, अशरफ भी जेल में है, लेकिन अतीक का गैंग अभी भी एक्टिव है। अतीक के बेटे असद और सभी शूटर्स को ये गुर्गे बचाने में लगे हैं। ये देखिए, यहां पर जैसा कि हमने एक बार पहले भी यहां पर दिखाया था, एक किचन यहां पर बनाई हुई थी, यानी कि बाहर से तो बिल्डिंग टूटी हुई है, लेकिन असद के गुर्गों के लिए खाने पीने की व्यवस्था इस किचन में होती थी। यहां पर गुर्गे बाकायदा रहा करते थे। दूसरी तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये यहां पर एक गेस्ट रूम बनाया हुआ है, इस गेस्ट रूम का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब असद का जो गुनाह है, असद के और अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, उनके छिपने की बाकायदा यहां पर पूरी तैयारी थी। ये देखिए, यहां पर भी एक एरिया है और ये सबसे बड़ा, यहां पर सबसे बड़े सबूत हैं। अतीक अहमद का एक पोस्टर आप देखिए, अतीक अहमद के अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए पोस्टर यहां पर रखे हुए हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा आप बल्क में यहां पर फाइलें देख रही हैं, तमाम कागजात हैं। इन्हीं कागजातों में से कुछ ऐसे रफ पेपर थे जिसमें रूट मैप तैयार किया गया था। इन्हीं रूट मैप के जरिए बाकायदा प्लानिंग की गई थी कि कहां कहां पर आपको फरार होना है और यहां से पुलिस ने कुछ रिकवरी की है। और दूसरी कोशिश पुलिस की यह है कि यहां पर पुलिस को ऐसा लगता है कि तमाम ऐसे काली दुनिया के सबूत हो सकते हैं अतीक अहमद के गुनाहों के और साथ ही असद के, जो इसमें दर्ज हो सकते हैं, इन्हें यहां से जल्द हटाना है। और कुछ ऐसे भी यहां पर कागजात हैं जिसमें ताजा जो है वो यहां पर कुछ कोड वर्ड्स में लिखा गया है, डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट, इस तरह के कागज यहां पर हैं। अतीक अहमद के पोस्टर यहां पर हैं, बहुत सारी यहां पर फाइलें पड़ी हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि खबरें तो आ रही हैं, लेकिन तब आ रही हैं जब ये पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो जा रहे हैं। जिसमें एक खबर यह भी है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक का बेटा असद
दिल्ली के संगम विहार में रुका था, जहां वो अपने एक साथी के घर पर लगभग 15 दिन रहा। पुलिस ने घर के मालिक की पहचान जावेद के रूप में की है। पुलिस ने उसके 3 साथियों की पहचान की जो दिल्ली में उसे छिपाने में मदद कर रहे थे। असद को मेरठ से लाकर पैसे पहुंचाए गए थे। जानकारी के मुताबिक मददगार अतीक का पुराना ड्राइवर है, उसने ही अपने साथियों के साथ असद की मदद की। उमेश पाल हत्याकांड की तफ्तीश कर रही एजेंसीज को जबरदस्त सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने असद की मदद कर रहे दिल्ली में रह रहे मददगारों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 ऐसे मददगार हैं जो असद की हाइडआउट की दिल्ली में पूरी तरीके से रक्षा कर रहे थे, असद को मदद कर रहे थे और असद की हेल्प करने के साथ साथ असद को सेफ हाइडआउट दिल्ली में प्रोवाइड कर रहे थे। पता लगा है कि असद संगम विहार इलाके में अपने पुराने जानकार के यहाँ करीब 15 दिन रुका था और उसके बाद असद वहां से पैसे लेकर के दूसरी जहां फरार हुआ है। इस बीच असद के एक मददगार जो कि अतीक अहमद का पुराना नौकर बताया जा रहा है, ड्राइवर बताया जा रहा है, दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। जल्द ही यूपीएसटीएफ दिल्ली पहुंचेगी और इन आरोपियों की कस्टडी लेगी ताकि पता लग सके वांटेड गुड्डू मुस्लिम और गुलाम कहां है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।